गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देश दुनिया और आपके आसपास की हर बड़ी खबर बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन प्रमुख खबरों के साथ। सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान कांग्रेस नेता ने की खुदकुशी, 8 आरोपियों पर केस। ग्वालियर में प्रॉपर्टी कारोबारी और कांग्रेस नेता राजेश राजपूत की खुदकुशी मामले में ग्वालियर पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 8 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल राजेश राजपूत ने सोमवार को सूदखोरों से परेशान होकर जहर खाया था। राजेश ने 2 पेज के सुसाइड नोट में सूदखोरों की प्रताड़ना का जिक्र लिखा है। साथ ही राजेश ने MP के मुख्यमंत्री, ग्वालियर कलेक्टर SP से न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार की है। इलाके में रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी और कांग्रेस नेता राजेश राजपूत सोमवार को जहर खाकर SP ऑफिस पहुंचे थे। SP ऑफिस से राजेश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजेश की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें राजेश ने सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खाने का जिक्र लिखा था। राजेश ने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें राजेश ने बताया कि वो प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। इसी सिलसिले में उसने कुछ लोगों से रुपए उधार लिए थे, जिसके एवज में कई गुना रुपए वसूल किए जा चुके। इसके बाद भी उससे रुपए मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे। राजेश ने लिखा कि पप्पू गुर्जर, भारत गुर्जर, राजकुमार घुरैया, दर्शन गुर्जर, रुस्तम गुर्जर, विक्रम गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, कुलदीप गुर्जर की प्रताड़ना से तंग आकर वो खुदकुशी कर रहा है। राजेश के सुसाइड नोट के आधार पर विश्वविद्यालय थाने में इन सभी 8 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि मृतक राजेश को 2 बेटे हैं। एक बेटे की इसी वर्ष जून महीने में उसने धूमधाम से शादी की थी, जबकि छोटा बेटा लखनऊ में नौकरी कर रहा था। देखिए, थाना विश्वविद्यालय में घटना कल हुई थी। इसमें एक व्यक्ति जहर खाकर या जहरीला कुछ पदार्थ खाकर SP ऑफिस पहुंचा था, जहां उसने खुद ही बताया कि मैंने जहर खा लिया है। तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए तत्काल ही इसको 1000 बिस्तर भर्ती कराया गया था JH हॉस्पिटल में, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। युवक के जेब से मिले सुसाइड नोट का हमने जब जांच की, मर्ग जांच में हमें इनके परिजनों के कथन और अन्य चीज़ों से यह स्पष्ट हुआ कि मामले में प्रथम दृष्टया इनको मानसिक रूप से कुछ लोगों द्वारा परेशान किया गया था। पैसों का लेन देन को लेकर इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस पर हमने प्रथम दृष्टया इसमें थाना विश्वविद्यालय में 108 BNS के तहत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। जो भी सख्तों में साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर इसमें जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। सोमवार की रात छोटे बेटे को पहुंचने पर ही पिता राजेश की अंतिम संस्कार किया गया। अगली खबर, 23 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्ति कर्मियों की लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की उठाई मांग। वेतन विसंगतियां दूर करने, RGHS लाभ, OPS सहित कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दे शामिल। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की जिला कार्यकारिणी ने कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम 23 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। महासंघ पदाधिकारियों ने सरकार से कर्मचारी हितों से जुड़े लंबित मामले का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। ज्ञापन में कर्मचारियों की विभिन्न वेतन विसंगतियों का निवारण, MSP को 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष करने तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को RGHS योजना के सभी लाभ नियमित रूप से उपलब्ध करवाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह भाटी के अनुसार इसके साथ ही
कर्मचारी कल्याण बोर्ड की स्थापना तथा मंत्रालयीय कर्मचारियों के लिए निदेशालय गठित करने की मांग भी रखी गई। महासंघ ने आयुष नर्सेज को मेडिकल नर्सेज के समान वेतनमान एवं वेतन भत्ते देने की मांग करते हुए प्रबोधक कैडर के पुनर्गठन एवं पदोन्नति संबंधित पूर्व घोषणाओं को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की। वहीं प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक पद पर समायोजित करने तथा शिक्षण कार्य कर रहे संबंधित कर्मियों को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान वेतनमान एवं सुविधाएं देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। इस क्रम में तकनीकी शिक्षा विभाग के अध्यापकों के पद सृजित करने, निगम एवं बोर्ड कर्मचारी के लिए ओपीएस लागू करने तथा शोक जुम्मिश योजना में समायोजित कर्मियों को राज्य कर्मियों के समान नियमित वेतनमान एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने सहित कर्मचारी हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सरकार के समक्ष रखे गए। वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव पोसालिया ने बताया कि इससे लाखों कर्मचारियों को सहित राहत मिलने की उम्मीद है। महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की अनेक मांगे लंबे समय से लंबित है। इनका समाधान होने से प्रदेश के लाखों कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवारों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रदेश की प्रशासनिक एवं विकास व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए उनकी जायज समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना आवश्यक है। पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से 23 सूत्रीय मांग पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। साथ ही स्पष्ट किया कि कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर महासंघ आगे भी निरंतर प्रयास करता रहेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान महासंघ के अनेक पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। महासंघ की 23 सूत्रीय मांगों में वेतन विसंगतियों से लेकर RGHS, OPS, पदोन्नति, कैडर पुनर्गठन एवं कर्मचारी कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय शामिल होने से इस ज्ञापन को कर्मचारी हितों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सिरोही से जालम सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर, पॉक्सो न्यायाधीश ने बालिकाओं को बताए अधिकार, कानून और सुरक्षा के उपाय। बाल अधिकार, पॉक्सो एक्ट, गुड टच, बैड टच व हेल्पलाइन की दी जानकारी, प्रश्नोत्तर के जरिए किया जा। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में बालिकाओं की सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता को लेकर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पॉक्सो न्यायाधीश सुश्री शैल कुमारी सोलंकी ने बालिकाओं से रूबरू होकर उन्हें उनके अधिकारों, कानूनों एवं सुरक्षा उपायों की महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रधानाचार्य श्रीमती हीरा खत्री एवं पीएम श्री प्रभारी गोपाल सिंह राव पोसालिया ने बताया कि न्यायाधीश सुश्री शैल कुमारी सोलंकी ने बालिकाओं को बाल अधिकार, पॉक्सो एक्ट, गुड टच, बैड टच, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बालिकाओं को जागरूक, सजग और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संवादात्मक बनाते हुए न्यायाधीश ने बालिकाओं के साथ प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया। बालिकाओं ने कानून एवं सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने सहज एवं सरल भाषा में जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बालिकाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को केवल कानून की जानकारी ही देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने अधिकार पहचानने, गलत व्यवहार के प्रति आवाज उठाने और आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता लेने के लिए आत्मविश्वासी एवं जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम का संचालन पीएम श्री प्रभारी गोपाल सिंह राव पोसालिया ने किया। सिरोही से जालम सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में 15,000 किलोमीटर की यात्रा और नई दिल्ली में महापंचायत आयोजन। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 में विसंगतियों और बदलावों को लेकर सवर्ण समाज की ओर से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। समस्त सवर्ण समाज के आयोजन और
और क्षत्रिय करनी सेना व अखंड करनी पार्टी की व्यवस्था में 15,000 किलोमीटर लंबी जन जागरण वाहन यात्रा निकाली जा रही है। मुख्य बिंदु और यात्रा का विवरण इस प्रकार से है कि यात्रा का दायरा 5 अगस्त से शुरू हुई यह यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों एवं जिलों से होकर गुजर रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और सवर्ण समाज के नागरिकों के बीच यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाना तथा लोकतांत्रिक तरीके से जनमत तैयार करना है। यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में पंचायतें, जनसंवाद, प्रेस वार्ताएं और सामाजिक बैठकें आयोजित की जा रही है। इस कड़ी को लेकर आज बिजनौर में करनी सेवा के प्रमुख डॉक्टर राज शेखावत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिनमें करनी सेवा के कार्यकर्ता भारी मात्रा में मौजूद रहे। एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जन जन तक संवाद, शिक्षा में न्याय और समान अवसर की मांग को लेकर रहा। ऑडिटोरियम में 23 अगस्त को महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस तारीख और स्थान यह 15,000 किलोमीटर की यात्रा 23 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में संपन्न होगी। 23 अगस्त को दोपहर 1:15 शाह ऑडिटोरियम में यूजीसी रोल बैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों के चलते, संवैधानिक विसंगतियों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार जिन्होंने इसे लागू किया था आज तक इसे रोल बैक नहीं किया है। इसे रोल बैक करवाने के लिए पहले भी हमने प्रयास किए थे। स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया था 8 मार्च के रोज, जिसकी अनुमति इन्होंने अंतिम समय रद्द कर दी। फिर भी लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, गिरफ्तारियां हुई। अब अंतिम पड़ाव जो है वो अंतिम पड़ाव की भी तैयारी हमने कर ली है और 17 अप्रैल को हमने ये घोषणा की थी कि 23 अगस्त को हम लोग दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन करने वाले। इस आयोजन की जानकारी हेतु यूजीसी काला कानून क्या है इसकी जन चेतना हेतु और आमंत्रण हेतु हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन किया था। गुजरात से होते हुए हम लोग राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़, ब्रज से होते हुए उत्तर प्रदेश में हम लोग मध्य प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके आज इस यात्रा को हम वृंदावन, मथुरा में समापन करने जा रहे हैं। और कल से हम लोग 255 किलोमीटर की पद यात्रा का आयोजन वृंदावन से कर रहे हैं, उस पावन धरा से कर रहे हैं। और पद यात्रा के माध्यम से हम 23 तारीख को शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे पहुंचेंगे। तो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सामान्य वर्ग के जो भी नागरिक मुझे सुन रहे, छात्र छात्राएं मुझे सुन रही हैं, उन्हें इस आयोजन में अपनी बड़ी उपस्थिति दिखानी होगी, क्योंकि लोकतंत्र, लोकशाही में यदि सर गिना दिए तो सफलता मिल जाना बिल्कुल 100% स्वीकार्य है। तो मैं आपके माध्यम से कॉल देना चाहता हूँ सामान्य वर्ग के समस्त नागरिकों को कि विसंगतियाँ तभी दूर होगी जब ये रोल बैक होगा। रोल बैक नहीं हुआ तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। गंभीर विसंगतियाँ हैं। एक तरीके से मैं कहूँ तो छात्र छात्राओं पे एट्रोसिटी के नाम का एक काला कानून थोप दिया गया है। यानी कुल मिला के इसमें जो हमारा जो विरोध है वो यही है कि जो संविधान ने जो मूलभूत अधिकार हमें दिए हैं उसे छीनने का कार्य भाजपा की इस केंद्र सरकार ने किया है। ऐसे गजट को उन्होंने हम पर 13 जनवरी को लाद दिया, जिस गजट में सामान्य वर्ग शब्द का भी उच्चार नहीं किया गया, लिखा ही नहीं। समानता का अधिकार है, स्वाभिमान जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत वो अनुच्छेद ये जो अधिकार है वो छीना क्यों इन्होंने। और तो और साहब, इसमें यदि हमारे और आपके बच्चों पे आरोप लग जाते हैं तो कोई जांच नहीं होगी, सीधी कार्रवाई हो जाएगी। निर्दोष छूटता है तो जिसने फरियाद की उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तो और जांच की समिति बनाई इन्होंने, समता समिति, उस समिति में भी आपके सामान्य वर्ग को कोई स्थान नहीं दिया गया। और तो और लिखित में, इस गजट में लिखित में इन लोगों ने धमकी दी संचालकों को कि यदि आपने समता समिति के निर्णय को नहीं माना तो आपकी ग्रांट कैंसिल कर दी जाएगी। कुल मिला के जन्म से ही सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को, इनके प्रोफेसर को, संचालकों को इन्होंने
अपराधी घोषित कर दिया, तो ये तो बिल्कुल हमारा जो मूलभूत अधिकार है उसको छीनने का कार्य है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम पड़ाव के लिए हम लोग मैदान में उतर रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, पद यात्रा के माध्यम से, वाहन यात्रा के माध्यम से हम लोग वहां पहुंचकर इस यूजीसी को रोल बैक करवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और विश्वास दिलाते आपकी संख्या हमारी सफलता है। बीएसएफ में भी रहे, आपने कारगिल में भी सेवाएं वहाँ दी, सारी चीज़ें, कैसा आपको लगता है कि आज के देश में परिवर्तन क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या बदल गया है? सर मैं सही बताऊं, बड़ा दुख की बात है, ईमानदारी से उस सीमा पे जो एक जवान खड़ा है, अपना छात्र धर्म निभाता है, वो वहाँ जाति धर्म नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता है सर। हम तो साथ मिलकर बैठ के खाते हैं, एक ही थाली में खा लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है आतंकवादियों से भिड़ने की तो एक दूसरे के एम्युनिशन को भी एक दूसरे को दे देते हैं। हम तो हमारा असला भी उन्हें दे देते हैं कि भाई आप जा रहे हो, आप वहाँ पे कॉर्डन सर्च करने जा रहे हो, तो आपके पास एम्युनिशन कम ना पड़ जाए, चाहे हमने देखा कोई दलित है या कोई आदिवासी है या कोई मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई, कभी देखा ही नहीं। और जब मैं अगले पड़ाव में जब मैं बीएसएफ से निकल के यहाँ आया और जब मैंने क्षत्रिय समाज की एकता को लेकर हमने काम शुरू किया, तो बड़ा ही कड़वा अनुभव मुझे हुआ। और जब यूजीसी वाले इस मूवमेंट पर हमने समस्त स्वर्णों को साथ में लेकर काम शुरू किया, तब भी बड़े कड़वे अनुभवों में हुए। यानी अनुभव कैसे सब बताऊं मैं आपको, यानी जो सामाजिक आगेवान, सब 99% सामाजिक आगेवान इन पार्टियों के वहाँ पे कर्मचारी बन गए। मैं दलाल शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, ठीक है, बाकी आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी जब आवश्यकता पड़ती है समाज को न्याय अधिकार दिलाने की, उस वक्त ये पार्टियों के गोद में जाके बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे स्वर्ण समाज, सामान्य वर्ग आज आपकी ओर देख रहा है। और आप क्या करते हो, कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है, कोई भाजपा से जुड़ा हुआ है, अब वो क्या तो आपकी लड़ाई लड़ेगा, मुझे बताइए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए उसको निष्पक्ष होना आवश्यक है और समर्पित होना आवश्यक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमने देखा कि यहाँ और वहाँ बहुत फर्क है। वहाँ जो है वो ईमानदारी से लोग देश की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ जो सामाजिक आगेवान, ज़्यादातर सामाजिक आगेवान वो ईमानदारी से अपना दायित्व निभावे, तो अगर मजाल है ऐसे गजट आ जाए हमारे, थोप दिया हमारे बच्चों, मजाल नहीं हो सकता। लेकिन हमें पता है कि जब बड़ा हम विषय करेंगे, बड़ा मूवमेंट हम करेंगे, तो ऐसे कुछ लोग समाज के जो पार्टियों के द्वारा भेजे जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जो सामान्य वर्ग के नागरिक हैं वो सचेत रहे, अलर्ट रहे, ऐसे लोगों को पहचाने और उनका बहिष्कार करें। अन्यथा हमारी ये लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं इन लोगों की एक गंदी मानसिकता का शिकार बन जाएगी। सामाजिक आगेवान एक नया शब्द आप लेके आए और दलाल आपने नहीं कहा, कर्मचारी कहा साहब, वो तो इनमें कौन-कौन लोग, किस तरह के लोग हैं? नहीं, ये जो भी है मैक्सिमम जो लोग हैं जो सामाजिक संगठन के मुखिया हैं साहब, जब चुनाव आता है तो पार्टियां इन्हें बुलाकर इनकी जो व्यवस्था है वो कर देती है, और उसके बाद ये सभी जितने भी आगेवान हैं, ये आगेवान अपने जो छात्र धर्म है उसको भूल के उन पार्टियों के कर्मचारी बन के उनके लिए काम करते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई क्या साथ में लेके जाएंगे सब, स्वाभिमान से समझौता क्यों करते हो? स्वाभिमान से बड़ा कुछ है ही नहीं। यदि स्वाभिमान से समझौता हम करते तो इतनी बड़ी यात्रा करके तो हम यहाँ पे आते। तो ये जितने भी जो हैं, जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा। जो ईमानदारी से वाकई काम कर रहे हैं और राष्ट्र हित में और सबके हित में काम कर रहे हैं, उनको सर हाथों फेंकता हूँ। लेकिन ये जो दलाल है, कर्मचारी जो है, वो कर्मचारियों को पहचानने की अति आवश्यकता है, और हमने तो पहचान लिए, इसलिए हम उनको बिल्कुल गांठते ही नहीं। हम तो हमारा माँ करनी का आशीर्वाद लेके निकल पड़ते हैं और अंजाम तक पहुंच भी जाते हैं। माँ करनी की कृपा से हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ ली और बड़ी बड़ी लड़ाई हमने सफलता हासिल कर ली। तो मेरा आग्रह इतना ही है कि यदि कुछ आपके साथ गलत होता है तो आपको बिल्कुल ताकत के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, आप उनको तो छोड़ें साहब, जो सांसद और विधायक हमारे कोटे से टिकट प्राप्त कर चुके हैं, हमारे वोट से जीत चुके हैं, वो लोग भी सदन में हमारे विरुद्ध में यदि कुछ भी आता है, ऐसा गजट आते हैं, कुछ भी आता है, उस पर वो लोग रोक लगाते ही नहीं। अभी आप देखिए ना, एक सांसद ने उस वक्त हमारे महाराज सांगा जी को कैसा अभद्र टिप्पणी कर दी राज्यसभा में,
वहाँ खड़े होकर इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी, सनातनियों को उसने गद्दार बता दिया। हमने क्या कर लिया? वहाँ पे जो राज्यसभा में सांसद बैठे थे उन्होंने क्या कर लिया? उसको उस तरह कूटना चाहिए था, किसी ने नहीं कूटा उसको। यही तो तकलीफ है साहब, बिना कुटाई के ये कैसे काबू में आएंगे? भाई संविधान का डर इनको लगता नहीं है, इनको ये लगा हम राज्यसभा सांसद बन गए, हम सांसद बन गए तो हम संविधान से ऊपर हो गए। जब डर लगता नहीं है तो इनको तो कुटाई से ही समझाना पड़ेगा। और मैं वही कहना चाहता हूँ साहब, बिना भय के प्रीत नहीं होती, और भय जरूरी है। यदि कानून का भय नहीं है तो कुटाई का भय उनको होना चाहिए। जो भी सांसद है, विधायक है और जो भी राज्यसभा सांसद है जो आपके सनातन धर्म पे प्रहार करे, उसको आप कुटाई से जवाब दें। ये मेरे शब्द हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और हम तो यही करेंगे। अयोध्या में जो घटना हुई है, जो चढ़ावा, जो चोरी हुआ है, उसकी लूट हुई है, हम छोड़ देंगे क्या उन ट्रस्टियों को? नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द इसके बाद हम उनकी कुटाई करने जाएंगे, बाकायदा उनके घर जाएंगे, कूटेंगे उनको, क्योंकि उनको कानून का डर होता है तो वो लूट थोड़ी करते वहाँ पे। और मैं बताऊँ, कर्मचारी तो आपने पकड़ लिए, लेकिन मुखिया कहाँ है? आपने उनको छोड़ दिया। नहीं, कुल मिला के हर जगह भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को खत्म किया, देश का उद्धार नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि किसी भी विषय को यदि हम लेके चलते हैं तो उसके लिए हमारी ईमानदारी बहुत आवश्यक है। हम किसी पार्टी के सामने न झुकेंगे, न हम उनके साथ कोई भी समझौता करेंगे। हम एक ही बात कहेंगे, भाई ये यूजीसी है, इसे रोल बैक करें और हमें न्याय दें। मैं डॉक्टर एडवोकेट संगीता सिंह, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा क्षत्रिय करणी सेना, जिसके अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर राज शेखावत जी एक्स फौजी हैं। आज आपने किन मुद्दों पर ये जो यूजीसी काला कानून है, इसको राज शेखावत जी ने एक नया नाम दिया है, और जो सही नाम है एट्रोसिटी। क्योंकि जब राज शेखावत जी 13 जनवरी को शाम को कानून लागू हुआ दिल्ली से, तो राज शेखावत जी ने गुजरात से आके तुरंत संज्ञान लिया, दिल्ली आके, और सभी समर्थन संगठनों के मुखियाओं से मिले। वो क्या इस पे करना चाहिए, ये बातें हुई हमारी। फिर इन्होंने 23 जनवरी 2026 को दिल्ली में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया, और 23,000 किलोमीटर की 5 राज्यों की 300 जिलों की ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन के माध्यम से डॉक्टर राज शेखावत जी की पूरी टीम 5 राज्यों में 300 जिलों में गई और यूजीसी काला कानून, एट्रोसिटी, छात्रों पे लगने वाला एट्रोसिटी के बारे में बताया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार स्टे जारी रखा और केंद्र सरकार ने बिल वापस नहीं लिया, तो सरकार, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार ने बिल वापस नहीं लिया, तो राज शेखावत जी ने 17 अप्रैल को 2026 को अपने दूसरे चरण, दूसरे पड़ाव 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा के लिए इन्होंने घोषणा की, सामान्य वर्ग के लिए। और सामान्य वर्ग में सिंधी भी आते हैं, सिख भी आते हैं और जनरल मुसलमान भी आते हैं। तो क्या ये यूथ को खत्म करना चाहते हैं? जो यूथ देश के भविष्य का निर्माण करता है, विश्वविद्यालय में पहुंच के जो यूथ देश का भविष्य होता है, उस यूथ को ये संघर्ष में डाल रहे हैं, तो क्या कोई रिसर्च कर पाएगा? क्या कोई देश को अपना योगदान दे पाएगा? वो गृह छेड़ देगा। तो ये एट्रोसिटी कानून है। और राज शेखावत जी ने शाह ऑडिटोरियम 23 अगस्त को जो यहाँ पे कहा है कि आप लोग आइए अधिक से अधिक संख्या में और ये कानून वापस होगा, तो क्या किया? ये सत्तासीन ईस्ट इंडिया कंपनी बीजेपी ने क्या? ये सत्तासीन ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये काले अंग्रेज हैं। इन्होंने बी टीम घोषित कर दी। एक बात बताइए, जब 17 अप्रैल को राज शेखावत जी ने दूसरी घोषणा 15,000 किलोमीटर की यात्रा की कर दी, तो इनको आनंद फानंद में समझ में नहीं आया, ये फौजी तो पागल है और ईमानदार है। तो इन्होंने क्या किया? अभी 10 दिन पहले 21 अगस्त, 17 अगस्त अलग अलग घोषित कर दिया और राज्यों में यूजीसी रोल बैक के लिए यात्रा कराया। पानीपत, हरियाणा की, राजस्थान। तो जब आप राज्यों में यात्रा कर रहे हो यूजीसी रोल बैक के लिए, तो 21 अगस्त को एट्रोसिटी पे काहे लड़ रहे हो आके? जाहिर सी बात है, पढ़ाओ तो गर्जना तो होनी चाहिए। यूजीसी रोल बैक की यात्रा कर रहे हो आप लोग राज्यों में, कहा की संख्या ना है, हरियाणा में, पानीपत में, कैथल से, चंडीगढ़ से, जो एनसीआर है दिल्ली के, जो राज्य एनसीआर है। तो इसने बी टीम को तैयार किया और आपके अपने अंग्रेज, आपके काले अंग्रेज हैं और आपके अपने गद्दार दलाल अभी तक इन्होंने क्षत्रियों के मुद्दे को डकारा है, अब ये सामान्य वर्ग के मुद्दे को डकार रहे हैं। यात्रा तो कर रहे हैं यूजीसी की और दिल्ली में पड़ाव किसका डाल रहे हैं? एट्रोसिटी का। बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ते जा रही हूँ। मैंने 23 की जो आपका कार्यक्रम है उसको फेल करने की कोशिश है।
सामान्य वर्ग का कार्यक्रम फेल करने की कोशिश है ताकि सामान्य वर्ग का संख्यात्मक बढ़ जाए और 21 अगस्त को वहां पहुंचे, 17 अगस्त को वहां पहुंचे। अरे जब तुमने कैंपेन नहीं की, तुमने 10 दिन में कैसे तुम लोगों को इकट्ठा कर लोगे? तो सोशल कैंपेन करके और 2-4 राज्यों में कैंपेन करके 23 अगस्त शाह ऑडिटोरियम की आने वाली संख्या पर सरकार डरी हुई है, हिली हुई है, क्योंकि उसने पहले भी राज शेखावत के कई रूप देखे ईमानदारी के। छत्तीसगढ़ में भी देखा है, जब इनकी पगड़ी उछली थी तो 400 पार कर रहे थे, और राज शेखावत जी की जब पगड़ी उछली थी, पुरुषोत्तम रूपाला ने हमें छत्राली को गाली दी थी, तो राज शेखावत की पगड़ी जब आपदा करने जाते थे पगड़ी उछाली थी, और पगड़ी का ये हुआ कि मां करनी ने इनको 200 रुपये लाके खड़ा कर दिया। तो इस बार तो सामान्य वर्ग राज शेखावत जी के विचारधारा के साथ, तो राज शेखावत एक विचारधारा है सामान्य वर्ग के लिए, एक शख्स नहीं है, एक फौजी, एक विचारधारा है, और सामान्य वर्ग भटके नहीं। 23 अगस्त को शाह ऑडिटोरियम में आए 1:15 बजे नई दिल्ली। आयोजकों का वक्तव्य पूर्व बीएसएफ एवं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 23 अगस्त को आयोजित होने वाली इस महापंचायत में देश भर से सवर्ण समाज के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके माध्यम से अपनी मांगे सरकार और संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाई जाएगी। बिजनौर से वसीम खान की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।